हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरीश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं इंडियन पॉलिटी का, जिसे हम जानते हैं फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, DSSB, एफकैट, जितने भी एग्जाम्स हैं, उनके अंदर इस चैप्टर में से कई सारे फैक्ट्स आपसे डायरेक्टली बार बार रिपीटेड मोड पे पूछ लिए जाते हैं। आपके पेपर में कई बार आप जब पेपर को एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा इस चैप्टर से कई सारी डेट्स, कई सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। अब सब कुछ हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी एक्सट्रैक्टेबल चीज है आपके लिए वो मैं आपके लिए लेके आया हूं इस लेक्चर में। लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इस चैप्टर में से आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्ट्स, क्या क्या क्वेश्चंस याद रखने हैं, सिर्फ वो मैं बताऊंगा। आपने इस लेक्चर को यूज कैसे करना है, आपने लेकर के बैठना है कॉपी और पेन, ठीक है। जैसे जैसे मैं साथ साथ आपको लिखवाता जाऊंगा, वो पॉइंट आपको पूरा सीक्वेंस में लिखते हुए चलना है। उन सबको साथ साथ लिखना, इसको 2 बार रिवाइज कर लेना। मैं सब कुछ समझाऊंगा, उसके बाद में उसको आप 2 बार रिवाइज कर लोगे, आपके दिमाग में छप जाएगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना, और ऐसे लेक्चर और चाहिए तो आप नीचे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, ये आपकी ड्यूटी है। अब हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान बनाया किसने? तो ये बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करी गई थी 1946 में। लेकिन जो इनिशियली क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये आइडिया पहली बार किस ईयर में दिया गया था, तो ये 1934 में दिया गया था। और किन्होंने दिया था, उनका नाम आपको याद रखना है, ही वॉज M.N. रॉय जी। M.N. रॉय, ये नाम आपसे पूछ लेते हैं। 1934 M.N. रॉय ने आइडिया दिया था कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और जो देश का संविधान बनाए। और पहली बार, अब आपसे ऐसे क्वेश्चन बनता है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि 1935 ये ऐसा साल है जिसके कांग्रेस सेशन में पहली बार ये डिमांड रखी गई थी। उस रेजोल्यूशन में फर्स्ट टाइम डिमांड रखी गई थी कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। यह डिमांड इन्होंने ब्रिटिशर्स के आगे रखी थी 1935 के कांग्रेस सेशन में। आई होप आपने ये 2 चीजें लिख ली होंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। ये डिमांड तो रख ली इन्होंने, लेकिन ये डिमांड पहली बार मानी कब गई? ये मानी गई 1940 के अंदर। 1940, ये सारे ईयर इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो बता रहा हूं। देखो इतना तो याद करना पड़ेगा, अभी जो जो चीजें बता रहा हूं उनको ध्यान रखना। 1940 में ऑगस्ट ऑफर आया था, ऑगस्ट ऑफर। और इस टाइम पे हमारे देश के वाइसरॉय कौन थे? ही वॉज लॉर्ड लिथगो। इन्होंने अगस्त ऑफर दिया। अगस्त ऑफर में यह था कि अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जा चुके थे और अब इंडियन सपोर्ट की जरूरत थी, तो उन्होंने ऑफर दिया कि ठीक है हम आपकी बातें मानेंगे। अगस्त ऑफर के अंदर उन्होंने कहा कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लीजिए, डोमिनियन स्टेटस आप ले लीजिए, लेकिन इसके अंदर वीटो पावर रहेगी माइनॉरिटीज की। और आप पहली बार, जब क्वेश्चन आए पेपर में कि पहली बार डिमांड मानी कब गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो वो अगस्त ऑफर में मानी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड, कि उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया था इस पॉइंट की वजह से। फिर आगे जाके क्रिप्स मिशन आया और अब तक तो यह आ चुका था देश में कि हमें पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी ही चाहिए। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा ब्रीफ मैराथन मैंने इस चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आपको इधर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसे लिंक करवा दूंगा और आप उसको देख सकते हो। 2.5 घंटे के करीब का वो मैराथन है, उसके अंदर हमने मॉडर्न हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से फैक्ट्स के साथ कवर करी है। लॉर्ड लिथगो, अगस्त ऑफर हो चुका है, डोमिनियन स्टेटस इन्होंने, और ये इन्होंने पहली बार, मतलब मेन बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड पहली बार कब मानी गई थी अंग्रेजों के द्वारा? अगस्त ऑफर में। अब चलते हैं आगे, जहां मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होता है वहां से इंडियन पॉलिटी की शुरुआत हो जाती है। अब 1946 की तरफ आ रहे हैं हम। इस टाइम पे कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया था क्लीमेंट एटली की तरफ से। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर इंडिया में भेजा गया। इसके 3 मेंबर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे हैं एवी अलेक्जेंडर,
और तीसरे हैं क्रिप्स मिशन वाले स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिखवा रहा हूं, इतना याद करना है आपको। स्टैफोर्ड क्रिप्स, और इसके अंदर जो इस कैबिनेट मिशन के हेड थे वो थे पैथिक लॉरेंस। इन्होंने बोला कि ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से बनेगी, कि भारत को आजादी देनी थी, किस तरीके से देनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, वो सब कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर आया था। और कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या सजेस्ट करा था, अभी आप मेंबर लिख लीजिए, अब बताता हूं उन्होंने सजेस्ट क्या करा था, आप इसको देख लो। इन्होंने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक तो सेटअप हो गई, इनके हिसाब से इन्होंने नवंबर में सेटअप करी थी 1946 के। पहली मीटिंग लेकिन 9 दिसंबर को हुई थी, अभी वो भी बताऊंगा। दूसरी बात, कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब यही चीज आगे अप्लाई करी गई कि 389 मेंबर्स होंगे टोटल इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब इसको किस तरीके से बाइफरकेट करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें से 296 मेंबर्स तो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस में से। अब ये ब्रिटिश प्रोविंसेस वो है जैसे मद्रास प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, जहां पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था, और बाकी जो रेस्ट मेंबर्स थे जो बच गए वो थे प्रिंसली स्टेट्स से। टोटल ये 563 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब यहां से इनडायरेक्टली मेंबर्स इलेक्ट होके, देखिए डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है कि जहां हम खुद वोट डालने जाते हैं और हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाके वहां पे असेंबली में बैठता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। उस वक्त इंडिया में इलेक्शंस नहीं हुए थे, पहले इलेक्शन 1952 में हुए थे। तो अब इन प्रोविंसेस की असेंबली में जो मेंबर्स थे उन्होंने ही आगे मेंबर्स को अंदर ही इलेक्ट करके इस असेंबली में बिठाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसका जो बाइफरकेशन था, जो रेशो था, वो क्या था, 1 पर 1 मिलियन। यानी कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख है, ये 10 लाख होता है ना, तो कितने मेंबर जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वहां से 5 मेंबर जाएंगे। समझ गए आप रेशो? तो इस तरीके से 389 सीट्स बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगी और हमारा देश का संविधान बनाएंगी। ये फैक्ट्स जो है आपको बिल्कुल टिप्स पे रखने हैं एग्जाम में अपीयर होने से पहले। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे कि अब आगे क्या होता है। देखिए अब आगे पार्टीशन हो गया। पार्टीशन होने के बाद में मेंबर्स कितने रह गए, मेंबर्स रह गए मात्र 299। और जिस दिन हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया कि अब फाइनल उस पर साइन हो गया है, तो वो था 26 नवंबर 1949। लेकिन इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी। वो भी अभी आगे पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं इस डेट पे एक्चुअल में कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे। ये नंबर आपको ध्यान रखने हैं, तभी लिखवा रहा हूं 284 मेंबर्स, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने वाले दिन कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे। तो 284 मेंबर्स ने साइन किया था और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पास हो गया था। अब ये हो गई डेट्स जो आपको इंपॉर्टेंट रखनी है ध्यान। डेट्स तो अभी आते हैं, आपको मेंबर्स का मैंने बाइफरकेशन बता दिया। अब और थोड़ी डेट्स देख लेते हैं कि इससे क्या क्या जरूरी है। देखो पहला सेशन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किस दिन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कंडक्ट हुआ ये 9 दिसंबर 1946। कॉपी में एक बार लिख लो, बार बार पढ़ते रहोगे याद हो जाएगा, और लेक्चर को शेयर करना ही आपका काम है। 9 दिसंबर 1946, ठीक है। इस दिन पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग। और पहली मीटिंग में इसके प्रेसिडेंट कौन थे, बच्चे लगाए थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अभी सीनियरिटी बेसिस पे इंटरिम प्रेसिडेंट रखे गए थे। कौन थे वो, सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। सच्चिदानंद सिन्हा जी 2 दिन तक के लिए रहे, फिर 11 दिसंबर को 11 दिसंबर 1946 को इसके परमानेंट प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए वो थे हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। 11 दिसंबर हो गया, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है। सच्चिदानंद सिन्हा इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हो जाते हैं इसके प्रेसिडेंट के तौर पे। अगली इंपॉर्टेंट डेट पे चलते हैं। अगली इंपॉर्टेंट डेट जो आपको ध्यान रखनी है वो है 13 दिसंबर 1946 की। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे आज हम प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं, और उस टाइम इसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन
पेपर में सवाल सीधा बनता है, प्रियम्बल को पहले किस नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसने इंट्रोड्यूस किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो आगे जाके प्रियम्बल बना। प्रियम्बल बोले तो प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे पहला पन्ना होता है, उसमें सारी गाइडिंग चीजें लिखी गई थी कि हमारा संविधान, हमारा देश किन किन मूल्यों पे चलेगा। अब प्रियम्बल के अंदर क्या चीजें लिखी हुई हैं कि इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इनिशियली प्रियम्बल में ये वाला और ये वाला वर्ड नहीं था, इन दोनों वर्ड प्लस इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये वर्ड्स कब ऐड करे गए हमारे संविधान में? 1976 42वें संशोधन के अंदर, 42nd अमेंडमेंट। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उस चैप्टर से बाहर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ ली जाती है। जब आगे इस टॉपिक को कवर करूंगा तो उसके अंदर सारी चीजें बताऊंगा कि जब अभी मैं आपको अमेंडमेंट्स के लिए अलग से लेक्चर लेके आऊंगा, जुड़ के रहोगे तो पता लगता रहेगा आपको कि कब कौन सा लेक्चर आ रहा है। इंटीग्रिटी, सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड 1976 के 42वें संशोधन में एड ऑन करा गया। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी थी। तो हमने एक और डेट के बारे में पढ़ लिया, अभी ये बात चल रही है 13 दिसंबर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बता रहा था मैं आपको। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की तरफ। देखो 13 दिसंबर हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद आ जाओ आप सीधा 22 जुलाई को। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें एक्सट्रैक्ट करके लाया हूं आपके लिए, सब कुछ पढ़ना भी जरूरी नहीं होता, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना जरूरी होता है एग्जाम के लिए। 22 जुलाई 1947, इस दिन क्या हुआ? हमारे देश का नेशनल फ्लैग जो आज हम देखते हैं, इस पे हस्ताक्षर होगा, ये पास हो गया। तो नेशनल फ्लैग किस दिन अडॉप्ट करा गया था, वो डेट आप ध्यान रख लेंगे, 22 जुलाई 1947। अगली इंपॉर्टेंट डेट, हमारा नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950, इस दिन इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, ये था नेशनल एंथम। तो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनकी डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछ ली जाती हैं, इसलिए लिखवा दिया है आपको। एक जगह वो सारी चीजें मिल गई हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती हैं, ठीक है। नेशनल एंथम हो गया। एक और डेट, सबसे इंपॉर्टेंट डेट, 26 जनवरी को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ 1949 में, लेकिन व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स, कब ये लागू हुआ? तो वो हुआ 1950 26 जनवरी। ये तो बहुत बार पूछा गया सवाल आपके पेपर में। अच्छा, इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं क्योंकि हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। यही डेट क्यों चुनी गई, ये भी सवाल बन सकता है। 26 जनवरी क्यों डेट चुनी गई? क्योंकि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट साबित होती है। मैंने जहां आपका हिस्ट्री का मैराथन लिया है उसके अंदर भी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि 1929 के अंदर एक लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे। वहां पे पूर्ण स्वराज की डिमांड को आगे रखा गया था और उसी के उपलक्ष्य में 1930 26 जनवरी को हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व करा था। ये सिंबॉलिक तरीके से हमने इसे पहली बार इंडिपेंडेंस डे बनाया था इस दिन 1930 के अंदर। इसीलिए ये डेट इतनी महत्वपूर्ण है और 1950 के अंदर हम 26 जनवरी को ही ये डेट हमने चुनी थी। ये तो बात हो गई डेट्स की, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, एक दो तीन चीजें और रह रही हैं, इसके बाद आपका माइंड अप हो जाएगा। ये एक तो आप आ जाओ कि इस संविधान को बनाने के लिए टोटल 13 मेजर कमिटीज रखी गई थी। आपने सब कमिटीज ध्यान नहीं रखनी, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसको जरूर ध्यान रखना। ड्राफ्टिंग, कुछ याद रहे ना रहे, ड्राफ्टिंग कमिटी आपने भूलना नहीं है कभी भी। ड्राफ्टिंग कमिटी, और इसके सातों के सातों मेंबर्स, इसके 7 मेंबर्स थे। तो ये भी पूछ लेता है कितने मेंबर्स थे। और अगर एग्जाम वाले का दिमाग थोड़ा सा ऐसे हो गया कि भैया मेरे को तो सारे मेंबर्स के नाम चाहिए, तो आपको सारे मेंबर्स आपको ध्यान रखने हैं। कई बार 4 ऑप्शन आ जाते हैं, उसमें से बोल देगा कि क्या इनमें से कौन से मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे।
ये क्वेश्चन भी आता है। तो हम सातों मेंबर्स को लिख लो, आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे, सारे बाय नेम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता लग जाएगा, आ सकता है एग्जाम में। बी आर अंबेडकर जी तो इसके थे चेयरमैन, बी आर अंबेडकर जी। दूसरे हो गए एन गोपाल स्वामी आयंगर, फिर आ जाओ आप इस पे, एन गोपाल स्वामी आयंगर हो गए। इसके बाद आप लिख लीजिए के एम मुंशी, ठीक है, ये 3 लिखो, बाकी अगली स्लाइड पे लिखाता हूं। बी आर अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी। नेक्स्ट चलते हैं अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, ये हो गए हमारे 4th मेंबर। 5th पे आ जाते हैं, के एम मुंशी लिखवा दिया, अलादी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए लिखवा रहा हूं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के तो आपको पता होने ही चाहिए। उसके बाद में आप लिख लीजिए एक नाम एन माधव राव जी, और एक नाम और ध्यान रख लेना, टी टी कृष्णमाचारी। थोड़े से नाम आपको हो सकता है दिक्कत आए याद करने में, सिर्फ 7 नाम है, बैठ के एक बार इस पे नजर मार लेना तो उसके नाम पढ़ते भी आपको पता लग जाएगा कि कौन इसका मेंबर था या कौन नहीं था। ये नाम आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, हैंडराइटिंग समझ में आ रही है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको मैंने बोल रखा है कॉपी पेन साथ लेके बैठना। ये हो गए जी ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट बनता है, एक सवाल है जिसमें कई बार बच्चे गलती करते हैं, पूछ लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किन्हें अपॉइंट किया गया था, हु वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बच्चे लिखाते हैं बी आर अंबेडकर, एक्चुअल में इनका नाम है बी एन राव। इनका काम क्या था, इनका काम था जो 3rd ड्राफ्ट, 3 ड्राफ्टिंग में तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, और जो फाइनल ड्राफ्ट था उसके बाद पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की स्क्रूटनी करना, यानी कि चेक करना कहीं कुछ गलती तो नहीं है, तो वो स्क्रूटनाइजिंग का काम बी एन राव जी का था, इसलिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की इनको बोला गया, और ये थे बी एन राव जी। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं, 1-2 पॉइंट्स और बच रहे हैं, फिर आपका ये चैप्टर में याद करने वाली चीजें हम वाइंड अप कर लेंगे। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या कि इसको बनने में कितना टाइम लगा था संविधान को पहली मीटिंग से, तो आपको ध्यान रखना है 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम पीरियड लगा, और हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो अलग अलग देशों से बोरो करी गई हैं। अगला लेक्चर में उसी पे लेके आऊंगा, तो इस चैनल से आपको जुड़ के रहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से भी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां से ली गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम पॉलिटी में कवर करेंगे। जो बच्चे आगे लंबे टाइम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, जो रिवीजन करना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं उस लेक्चर के अंदर। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये मैंने लिखवा दिया। इसके बाद में ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे। तो 395 तो उसमें थे आर्टिकल्स, 22 थे पार्ट्स और 8 थे शेड्यूल्स। ये नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं, कई बार पूछ लिया जाते हैं। 395 आर्टिकल थे, अभी आर्टिकल 448 प्लस जा रहे हैं। 22 पार्ट्स थे, अभी पार्ट्स 25 हैं। अब लेकिन आपसे इनिशियली ही पूछता है अभी कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनिशियली पूछ लेता है कि इतने थे, 395, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। अब आ जाते हैं अपने, एक आधा पॉइंट और बच रहा है, 1-2 पॉइंट और इसके कवर कर लेते हैं, फिर आपका चैप्टर वाइंड अप है। अगला ये देख लीजिए कि इसके बाद में अब क्या होता है कि पहली अमेंडमेंट, ये हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, मैंने आपको कमिटीज बता दी, इंपॉर्टेंट ईयर बता दिए, इंपॉर्टेंट इवेंट बता दिए। अब एक पॉइंट आप ये लिख लीजिए कि 1951, क्योंकि पहली याद रहनी चाहिए, फर्स्ट अमेंडमेंट होती है। ऑल्दो मैं अमेंडमेंट के ऊपर अलग से लेक्चर जरूर लेके आऊंगा। फर्स्ट अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में
ऐड ऑन कर दिया जाता है। और 1952 में देखिए, जब संविधान बनके जिस दिन रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 में, इस दिन से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जब तक इलेक्शंस नहीं होते तब तक प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम करना शुरू कर दिया। अभी इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं थी। तो कई बार पेपर में पूछता है कि पहले इलेक्शंस कब हुए, तो फर्स्ट इलेक्शंस 1952 में कंडक्ट कराए गए। खत्म। ये जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको इस लेक्चर में लिखाए हैं, आई होप आपने लिखे होंगे अपनी कॉपी के अंदर, उनको दोबारा रिवाइज करते रहना। डायरेक्ट इन्हीं को रिपीट कर करके एग्जाम में पूछता रहता है। सही डायरेक्शन में तैयारी करना जरूरी है। इसलिए मैंने अब ऐसे ही मैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए लेके आता रहूंगा कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस पे एक लाइक कर देना। इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना। आपको नई वीडियोस के बारे में पता लगता रहेगा। थैंक यू सो मच यहां तक जुड़ने के लिए।